हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संस्कृति का अर्थ। चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। संस्कृति का अर्थ लिंटन के अनुसार संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार, अभिवृत्ति और मूल्यों का वह समुच्चय है जिसे समाज के सदस्य ग्रहण करते तथा हस्तांतरित करते हैं। संस्कृति के हम और परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले ये है, संस्कृति हमारे द्वारा सीखा गया वह व्यवहार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, मतलब चलता रहता है। समय के साथ साथ जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यकता होती है कुछ नियम विधान कि जो व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों, व्यवहारों व क्रियाओं को निर्देशित व नियमित कर सकता है। सामूहिक जीवन के ये नियम जो होते हैं वो विधान, व्यवहार, प्रणालियां, मूल्य, मानक एवं आचार विचार के जो व्यवहार होते हैं व्यक्ति के सांस्कृतिक विरासत में यह उन्हें एक मुख्य अंग में प्रदर्शित होते हैं। इसमें मैं आपको और एक परिभाषा बताऊंगी जो है रेडफील्ड के अनुसार है। रेडफील्ड जी कहते हैं, सांस्कृतिक कला और उपकरणों में जाहिर परंपरागत ज्ञान का वह संगठित एवं उसका वह विशेष रूप है जो परंपरा के द्वारा सुरक्षित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाता है। तो संस्कृति के बारे में हम और जानेंगे। जैसे बालक को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए जितनी भी परंपराओं और नियमों और वस्तुओं का विकास हुआ है वह सभी संस्कृति का अंग है। संस्कृति की उत्पत्ति सत्कार शब्द से हुई है। सत्कार एवं संस्कार। संस्कार का आशय एक ऐसी क्रिया से है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को बोध कराकर उसका समाज में अनुकूल करती है। एक व्यक्ति को एहसास कराती है कि उसके संस्कार क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, ये उसको बोध कराती है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाने के लिए व्यक्तित्व को विकसित करने में जितने भौतिक की और अभौतिक तत्वों का योगदान होता है उन सभी की व्यवस्था को हम संस्कृति कहते। संस्कृति हमारे रोम रोम में बसी हुई है। हमारे परंपरागत व्यवहारों से यह नियम पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। हमारा मूल्य जो कर्तव्य होता है वह हमें किससे पता चलता है? संस्कृति के संस्कार से। हम उसे आगे बढ़ते हैं। पहला है संस्कृति और व्यक्तित्व। देखिए इसमें और एक पॉइंट है अभिवृत्ति। यहाँ पे देखिए लिंटन के अनुसार संस्कृति व्यक्ति के व्यवहार, अभिवृत्ति और मूल्य है। तो अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति व्यक्ति का वह गुण है जो व्यक्ति की पसंद या नापसंद को दर्शाता है। अभिवृत्ति व्यक्ति के मनोभाव अथवा विश्वासों को प्रकट करता है। यह बताता है कि व्यक्ति क्या महसूस करता है, वो क्या सोचता है अथवा उसके पूर्व विश्वास क्या होते हैं। अभिवृत्ति से अभिप्राय व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से यह होता है कि जिसके कारण यह किन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थाओं, परिस्थितियों, योजनाओं आदि के प्रति किसी विशेष प्रकार का वो व्यवहार करता है। तो इसमें अभिवृत्ति की मैं आपको एक परिभाषा बताऊंगी जो जेम्स डेवर के अनुसार लिखी हुई है। अभिवृत्ति जेम्स डेवर के अनुसार अभिवृत्ति मत रुचि अथवा उद्देश्य की एक अलग एवं लगभग स्थायी तत्परता या प्रकृति है जिसमें एक विशेष प्रकार के अनुभव की आशा और एक उचित प्रतिक्रिया की तैयारी निहित होती है। जब हमने संस्कृति की बात की उसमें हमारे व्यवहार, अभिवृत्ति और मूल्य का विशेष समुच्चय माना गया है। इसीलिए मैंने आपको अभिवृत्ति की पूरी जानकारी दी, उसकी परिभाषा बताई। तो फिर से हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। संस्कृति और व्यक्तित्व। संस्कृति हमारा संस्कार है, व्यक्तित्व हमारा एक गुण है। व्यक्तित्व के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि ये एक हमारे गुण से संबंधित है। जैसे देखिए बालक बाल्य व्यवस्था से ही किसी ना किसी संस्कृति में रहता है। यह और बात है कि यह ज्ञात नहीं होता। बच्चा जब जन्मता है उसमें पहले से ही संस्कृति होती है पर हम उसे जान नहीं पाते हैं। बालक जिस संस्कृति में रहता है वह संस्कृति बालक के सामाजिक व्यवहार और व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। बालक का व्यक्तित्व और व्यवहार यद्यपि अनेक कारकों की पारस्परिक अन्य क्रियाओं के फलस्वरूप विकसित होती, फिर भी इन अनेक कारकों में संस्कृति एक महत्वपूर्ण कारक है।
इन सभी व्यवहारों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो है हमारी संस्कृति। संस्कृति का बाल्य व्यवस्था पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। ये जो संस्कृति का बाल्य व्यवस्था पर जो विशेष प्रभाव है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि शिष्य व्यवस्था में परिवार में माँ से सर्वाधिक संबंध होता है। बच्चा जब जन्मता है या बोर्न होता है, इस दुनिया में आता है, तो सबसे पहला स्पर्श वो माँ का प्राप्त करता है। वह सबसे क्लोज में, सबसे नजदीक में उसका मन जिससे जुड़ा होता है वो माँ से होता है। सबसे गहरा संबंध किससे कहेंगे हम? माँ के साथ। धीरे धीरे फिर घर के धीरे धीरे बाल्य व्यवस्था आने तक संबंध परिवार के अन्य सदस्यों, मतलब जैसे जैसे माँ के बाद धीरे धीरे पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी और धीरे धीरे आस पड़ोस, इन सभी सदस्यों के साथ उसका एक गहरा संबंध बनता जाता है। फिर जैसे जैसे वो चलने दौड़ने लगता है, बाहर खेलने जाता है, उसके मित्र बनते हैं, स्कूल जाता है, तो उन सबके साथ अलग एक गहरा संबंध बनता जाता है। आगे देखेंगे, परिवार के सदस्यों द्वारा सीखे गए सभी तरह के व्यवहारों का अनुकरण बाल्य व्यवस्था में बालक करने लगे। जब बच्चा, मैंने आगे भी आपको बताया था, जब बच्चा 7-8 महीने का होता है, थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, हम उसे अलग अलग बातें सिखाते हैं, छोटे छोटे शब्द सिखाते हैं, अलग अलग प्रक्रिया उसे सिखाते हैं। यह किससे होता है? परिवार से। यह सब बच्चा किससे सीखता है? परिवार से सीखता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, अभिवादन करना, स्वच्छता रखना, आज्ञा मानना और शिष्टता प्रदर्शित करना आदि सीखे हुए व्यवहार है। ये सारे जो मैंने आपको आगे भी बताया था, हम बच्चों को स्वच्छता सिखा, जैसे हाथ बार बार धोना, वॉशरूम जाना, बाथरूम में वॉशरूम में जाके करना, फिर बड़ों की बात सुनना, झूठ नहीं बोलना, खाने को खाते समय आवाज नहीं करना, ये सारे शिष्टाचार हम उन्हें सिखाते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। ये हमने सीखा, ये हमारे द्वारा हमारी आने वाली पीढ़ी सीख रही। इसी कारण से ये संस्कृति के मुख्य अंग माने जाते हैं। इन व्यवहारों को बालक अपने परिवार, पड़ोस तथा विभिन्न संगठनों के बीच सीखता है। यही मैंने आपको अभी बताया, बच्चा जो भी सीखता है सबसे पहले अपनी माँ के पास सीखता है, धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, फिर जब वो चलने दौड़ने लगता है, घर के बाहर निकलता है तो पड़ोसियों से सीखता है, फिर उसके बाद जब वो स्कूल जाता है, पाठशाला जाता है, तब वह वहाँ के मित्रों को देखकर आए दिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। इस अवस्था में वह सीखे हुए व्यवहारों का उपयोग करता है। वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने, वर्गीकरण करने तथा उपयुक्त नाम या वर्गीकरण द्वारा समझने और युक्त करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जब बच्चा थोड़ा चलने बोलने लगता है, स्कूल में जाता है, तो वह अलग अलग चीजें सीखता है, जैसे वस्तुओं को जानना, उसके नाम जानना, उनके बारे में जानना, और फिर अलग अलग वस्तुओं के बीच में भेदकरण, वर्गीकरण करना वो और उचित रूप से सीख जाता है। फिर हम देखेंगे इसमें अलग अलग पॉइंट हैं। जैसे पहला पॉइंट है भारतीय संस्कृति का प्रभाव। तो भारतीय संस्कृति में क्या है? बालक जिस संस्कृति में रहता है, तब भारत का बच्चा भारत में अपने परिवार में रहता है, तो अपने भारत परिवार के बीच में जो रहेगा तो वो पहले उसी का अनुकरण करेगा, उन्हें ही सीखेगा कि मेरे घर के बड़े क्या कर रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, उनको वो ऑब्जर्व करने लगता है, फिर उन्हीं से ही वो सीखता है। बालक जिस संस्कृति में रहता है उनका अनुकरण करने लगता है, इसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर स्पष्ट दिखने लगता है। बच्चा अगर अपने बड़ों को चिल्लाते, डांटते, ऐसे व्यवहार करते देखता है तो वो वही सीखता है। आप बच्चों के सामने झूठ बोलेंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। अगर आप देखेंगे कि खाते समय आवाज कर रहे हैं, हमारे बड़े आवाज कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, मतलब बच्चा आपको कॉपी करता है। कुछ समय तक बच्चा अपने बड़ों को कॉपी करता है, वो हमें देखकर अनुकरण करता है, सीखता है, और जो हम करते हैं वो उसी को करने की चेष्टा करते हैं। भारतीय संस्कृति में अधिकारों की तुलना में कर्तव्य की पूर्ति पर अधिक बल दिया है। उनमें से क्या है? मानवीय मूल्य, सामाजिक अवस्था, पवित्रता संबंधी व्यवहारों, पारस्परिक कर्तव्य का प्रभाव उस पर विशेष प्रकार से पड़ता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे भौतिक संस्कृति का प्रभाव। भौतिक संस्कृति में हम सभी तरह के औजारों, मशीनों, इमारतों, वस्त्रों, बर्तनों और उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं।
अब ये भौतिक वस्तुएं, ये सारी जो वस्तुएं हैं, इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है जिनके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन सभी वस्तुओं को देखा जा सकता है, इन कारण भौतिक संस्कृति मृत्यु होती है, क्योंकि ये सब हमें दिखती है, इनसे हमारी जरूरतें पूरी होती है, बराबर। तो बाल्य व्यवस्था में बालक मृत तथा बाल्य व्यवस्था में बालक में मृत तथा अमृत का अंतर विकसित हो जाता है। वह रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। वर्तमान समय में टेलीविजन के कार्यक्रम सभी संस्कृतियों वाले समूह के द्वारा समान रूप के साथ देखे जाते हैं। इससे बालकों के परंपरागत व्यवहारों में एक बड़ा परिवर्तन सामने आने लगता है। इसका प्रभाव बाल्य व्यवस्था में दिखाई पड़ने लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, नई नई चीजें देखता है, नई नई मशीनें देखता है, बिल्डिंगें देखता है, नए नए बर्तन देखता है, उसके बारे में वो सवाल करता है। बच्चों में एक हमेशा गुण होता है, वो जो देखते हैं उसके बारे में जानने की वो चेष्टा रखते हैं। ये क्या है, क्यों है, इससे क्या होता है, ये हमारे किस काम आता है। तो इन सब चीजों को जानकर समझकर उसका धीरे धीरे वो उपयोग करने लगता है। इससे मृत और अमृत का अंतर उसमें समझ आता है। ये क्या जैविक है और ये क्या अजैविक है, इन दोनों में वो फर्क करना समझ जाता है। और ये सारा व्यवहार वो किससे सीखता है, अपने परिवार के लोगों से सीखता है और फिर बाहर के लोगों से सीखता है। उसके बाद जो है, प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है। तो हम सभी मानते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी अपनी स्वयं की एक संस्कृति होती है। रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, धर्म, कल्प, दर्शन, आचार विचार, रीति रिवाज, मूल्य, मानक, भाषा, उपकरण, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के अनुसार ही उनके बालकों का सामाजिकरण होता है। बालक अपनी संस्कृति विशेषताओं को अपने चिंतन में ग्रहण करते हैं। हमारा परिवार किस संस्कृति का है, उसी संस्कृति को बच्चा ग्रहण करता है बाल्य व्यवस्था में। जैसे हमारे परिवार का जो रहन सहन है, खान पान है, हमारा जो वेशभूषा है, हम क्या पहनते हैं, हमारा धर्म क्या है, हम बड़े घर के क्या सोचते हैं, हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारी भाषा क्या है, हम रोज किस भाषा में बात करते हैं, ये सारी आर्थिक व्यवस्था किससे होती है, शिक्षा व्यवस्था के अनुसार बच्चे में उसका एक विकास होता है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में एक नया टॉपिक लेके आऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली है जो एक प्रोडक्ट की है। मैं चाहती हूँ कि आप उस लिंक को जाके क्लिक कीजिए और अनेकों प्रोडक्ट वहां पे देखिए, और आपको पसंद आए तो उसे आप परचेस कर सकते। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरी तरफ से बाय।